तो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन को आंसर देखेंगे। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको आंसर देख लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया था और इसके निमित्त एक सम्मेलन आयोजित हुआ। वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का आरंभ हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब घोषित किया गया था? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में। यूएनईपी की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में है। तो यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी कीनिया में है। ग्लोबल 500 पुरस्कार भी इसी संस्था द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यूएनईपी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जो पर्यावरण परिरक्षण के लिए आंतर सरकारी उपायों के समन्वयन के लिए उत्तरदायी है और ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था द्वारा ही प्रदान किया जाता है। वर्तमान में डेनमार्क के इंगर एंडरसन, तो इसको याद कर लीजिएगा कि इंगर एंडरसन कहाँ के हैं। इंगर एंडरसन डेनमार्क के हैं और वर्तमान में डेनमार्क के इंगर एंडरसन को यूएनईपी का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो मतलब यूएनईपी के वर्तमान कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन। स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किस सम्मेलन को कहा जाता है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन को कहा जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? चूंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण दिवस घोषित किया गया कि अब 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, लेकिन पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को। तो ये भी याद रखिएगा कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून 1974 को मनाया गया। और भारत में पर्यावरण से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नीरी। तो नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है कि नीरी कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में। और स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। यूएन के अनुसार वर्ष 2020 की जो थीम है वो है प्रकृति के लिए समय। प्रकृति के लिए समय यानी टाइम फॉर नेचर। तो वर्ष 2020 की यूएन के अनुसार पर्यावरण दिवस की थीम है टाइम फॉर नेचर यानी प्रकृति के लिए समय और इसकी जो होस्टिंग कंट्री रही है इस वर्ष की वो रही है कोलंबिया। होस्टिंग कंट्री रही है कोलंबिया। तो ये थे विश्व पर्यावरण दिवस से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि गृह मंत्रालय ने राजीव रंजन कुमार को, किसको? राजीव रंजन कुमार को क्या नियुक्त किया है? केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार यानी केपीकेबी, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार का नया सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने इस पद पर आर.एम. मीणा का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? आर.एम. मीणा का। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के नए सीईओ कौन होने वाले हैं? राजीव रंजन कुमार। उन्हें तत्काल प्रभाव से आर.एम. मीणा के स्थान पर 3 महीने के लिए नियुक्त किया गया है और पूर्व सीईओ आर.एम. मीणा द्वारा केपीकेबी से 1026 उत्पादों को हटाने की सूची जारी करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यानी के फोन परियोजना को दिसंबर 2020 तक शुरू किया जाएगा। और यह कहाँ की परियोजना है? तो ये केरल की योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। तो केरल ही पहला ऐसा राज्य भी है जिसने इंटरनेट को क्या घोषित कर दिया है? मौलिक अधिकार घोषित किया है।
तो अभी के फ़ोन परियोजना दिसंबर 2020 तक कहाँ शुरू की जाएगी? तो केरल में शुरू की जाएगी और इस योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। इसके एक भाग के रूप में के फ़ोन परियोजना गरीबों को मुफ्त में और दूसरों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्वक इंटरनेट प्रदान करने के लिए शुरू की जाएगी। तो के फ़ोन परियोजना कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वयोवृद्ध फिल्म निर्माता बासु चैटर्जी का जून 2020 में निधन हो गया। बासु चैटर्जी ने 1969 में अपनी पहली फिल्म सारा आकाश बनाई थी। कहाँ बनाई थी? आगरा में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बासु चैटर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो फिल्म से संबंधित थे, वो फिल्म निर्माता थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय लेखिका कृतिका पांडे। कृतिका पांडे ने जीता है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार। और यह पुरस्कार उन्होंने अपनी किस कृति के लिए जीता है? तो अपनी लघु कथा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए जीता है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए प्रदान किया जाता है और उन्हें इससे पहले पुष्कर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। तो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है भारत की लेखिका कृतिका पांडे ने, और अपने किस लेख के लिए? तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मोदी सरकार में पीएम कार्यालय के 2 सदस्यों वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों राजीव टोपनो व ब्रजेंद्र नवनीत को क्रमशः विश्व बैंक व विश्व व्यापार संगठन में नियुक्त किया गया है। तो राजीव टोपनो को कहाँ नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक में। और ब्रजेंद्र नवनीत को कहाँ नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन में नियुक्त किया गया है। टोपनो को वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड बैंक का वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है और नवनीत को WTO में भारत के लिए स्थायी मिशन का राजदूत बनाया गया है, ब्रजेंद्र नवनीत को। तो पीएम कार्यालय के 2 सदस्यों वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों राजीव टोपनो व ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व बैंक व विश्व व्यापार संगठन में क्रमशः नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्टार भाला फेंक नीरज चोपड़ा की सिफारिश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए की है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भाला फेंक खिलाड़ी की सिफारिश की है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा की। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो वो भाला फेंक से संबंधित हैं और उनकी सिफारिश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए की गई है। हमारी अगली खबर है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल? गिरीश चंद्र मुर्मू ने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप शुरू किया है, लॉन्च किया है, मेरा वेतन। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना होगा। तो मेरा वेतन ऐप, मोबाइल ऐप, वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। वो क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात आई है तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ, जिसमें सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में सेक्शन 3A जोड़ा गया है और जिसके तहत राज्य का निवासी होने की परिभाषा को तय किया गया है। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जम्मू कश्मीर से कि जम्मू व कश्मीर प्रशासन ने HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को जम्मू व कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक हाल ही में नियुक्त किया है। तो जुबैर इकबाल जम्मू व कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक होंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिसकर्मियों के साथ आत्महत्या और भ्रातृघातक की घटनाओं को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम है स्पंदन अभियान। इस आदेश ने पुलिस अधीक्षकों को मनोचिकित्सकों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए परामर्श की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिसकर्मियों के साथ आत्महत्या और भ्रातृघातक की घटनाओं को रोकने के लिए जो अभियान शुरू किया है उसका नाम है स्पंदन अभियान। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि काइली जेनर व कान्ये वेस्ट। कौन? काइली जेनर व कान्ये वेस्ट ने सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
तो सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है काइली जेनर व कान्ये वेस्ट ने। अभिनेता अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, उन्होंने 2020 में विश्व में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली सूची में शामिल होने वाले वो एकमात्र भारतीय हैं। तो एकमात्र भारतीय विश्व में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली सेलिब्रिटीज की सूची में कौन है, तो वो अभिनेता अक्षय कुमार, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में फ्रांस ने कोविड-19 चक्रवात अम्फान के संदर्भ में भारतीय समाज के कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए 200 मिलियन यूरो के रियायती ऋण को अंतिम रूप दिया है। तो हाल ही में फ्रांस ने भारत को कोविड-19 व चक्रवाती तूफान अम्फान के संदर्भ में कमजोर वर्ग का समर्थन करने के लिए कितने रियायती ऋण को अंतिम रूप दे दिया है, तो 200 मिलियन यूरो। 200 मिलियन यूरो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार को। कहाँ पर? फिनलैंड में। 1995 बैच के IFS अधिकारी और मंत्रालय में सचिव रह चुके विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रह चुके रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वयोवृद्ध गीतकार अनवर सागर का जून 2020 में निधन हो गया। अनवर ने 80 व 90 के दशक में कई लोकप्रिय गीत लिखे हैं। तो अनवर सागर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस फील्ड से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वे गीतकार रह चुके हैं। वयोवृद्ध गीतकार अनवर सागर का जून 2020 में निधन हो गया है। और किस दशक में उन्होंने लोकप्रिय गीत लिखे? तो 80 से 90 के दशक में। अभी हाल ही में हमारी अगली खबर है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को भी स्थान दिया है। किसने? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को भी स्थान दिया है। और ये रैंकिंग जारी की गई ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। तो यह जो रैंकिंग है वह ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा संचालित की जाती है। जिन 8 विश्वविद्यालयों को इस रैंकिंग में स्थान मिला है, भारतीय विश्वविद्यालयों को, उसकी सूची में 6 भारतीय IIT भी शामिल हैं, जिनके नाम हैं IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT रोपर, IIT इंदौर, IIT बम्बई व IIT रुड़की। तो हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत के कितने विश्वविद्यालय को स्थान दिया गया है? 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है। और इन 8 विश्वविद्यालयों में से 6 IIT शामिल हैं, दिल्ली, खड़गपुर, रोपर, इंदौर, बम्बई व रुड़की। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? कल इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय।